हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, जो आपका यानी 17 नवंबर से शुरू होने वाले हैं, जिसकी आपकी यानी एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है। 17 नवंबर से ये शुरू होने वाले ये एग्ज़ाम। तो इसके लिए आपके जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनसे आपके यानी प्रश्न आते हैं, आपके यानी विज्ञान के जो बहुत ही कम अभ्यर्थियों को विज्ञान के बारे में नॉलेज है। तो सबसे पहले हम ये विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। साथ के साथ जितने भी और भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी की लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और ये विज्ञान के वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में यानी आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें। जितनी भी हम वीडियो लगातार यानी अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप लगातार देखते रहें, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी प्रश्न है। और जो अभ्यर्थी जैसे हिंदी जैसे कम जैसे समझ पाते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश भी है। तो वो इंग्लिश से भी आप अपना समझ सकते हैं कि आपको प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। इसलिए हम दो यानी भाषाएं रखी हैं, जो जिससे यानी प्रत्येक अभ्यर्थी समझ पाए और प्रत्येक अभ्यर्थी अपने प्रश्नों को अच्छे से कर पाए। अब जैसे आपको बता दें कि ये वो प्रश्न है जो आपके ज़्यादातर अभी तक के रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए उनमें ज़्यादातर पूछे गए प्रश्न हैं। और साथ के साथ आपको बता दें कि इस तरह के ही प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखें और शुरू से लेकर के एंड तक देखें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब जैसे बात कर लेते, पहला प्रश्न है आपका, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए एडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन आपका सी नाभिक, या ऑप्शन डी आपका न्यूक्लियस। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी नाभिक। क्या सही होगा? ऑप्शन सी नाभिक सही होगा। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है। नाभिक का काम क्या होता है? तो नाभिक का काम होता है नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। अवयव अपने में समाहित रखता है। क्या करता है? नाभिक कोशिका के डीएनए ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। किसका काम है? ये नाभिक का काम है। और आपको बता दें, जितने भी प्रश्न हम जो पूछेंगे उनसे रिलेटेड जो और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि नाभिक का काम क्या है, तो आप बता सकते हैं डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। तो इस तरह से आपके यानी जो अन्य भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डीएनए की ब्लूप्रिंट के यानी अवयव कौन समाहित रखता है। अलग अलग भाषा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम प्रत्येक प्रश्न को आपका क्लियर करके चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी हरितलवक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी राइबोसोम्स। निम्नलिखित में से कोशिकाओं को कोशिका का यानी प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम सजीव कोशिका के सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में
कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं। क्या है? सूक्ष्म कण हैं जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? यानी संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की क्या कहा जाता है? फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका को यानी प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यदि आपसे ये प्रश्न बहुत अच्छे डिटेल में अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा तो इनसे प्रश्न आपके बन सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखें, आप इसे यानी वीडियो को देखते समय एक कॉपी और एक पेन साथ लेके बैठें, क्योंकि हम जो प्रश्न कराएंगे उनसे संबंध और भी जो जानकारी होगी वो पूरी डिटेल वाइज बताई जाएगी, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। इसलिए इसे साथ के साथ लिखते जाएं। और आपको बता दी, राइबोसोम सजीव कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा जो प्रश्न है वो सभी यानी डिटेल से हमने इसे बता दिया है पूरा, जिससे आपकी एक भी जानकारी छूटे नहीं, आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस प्रश्न को आसानी से आप अपने एग्जाम में कर पाएंगे। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी ऊतक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट क्या है? तो कोशिका है। क्या है? कोशिका है। अब आपको इसके बारे में बता दें, जो जीवन की ये मूलभूत इकाई कोशिका है, सन 1665 में, कब? सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। क्या की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम कराता है। कौन कराता है? राइबोसोम कराता है। किसका? तो आपकी कोशिका के अंदर प्रोटीन का वो संश्लेषण कौन कराता है? तो राइबोसोम कराता है। और एक और जो आपका प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि आपकी जो लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब जैसे आपके जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी क्लियर कर दें। सबसे पहले जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी। एक ये प्रश्न। दूसरा ये प्रश्न कि आपकी जो जैसे 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी। दूसरा ये प्रश्न। तीसरा ये बन सकता है कि आपकी कोशिका की खोज किसने की थी। चौथा ये बन सकता है कोशिका की खोज कब हुई थी।
उसके बाद आपका ये बन सकता है प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है। उसके अलावा ये बनता है लाइसोसोम की, यानी लाइसोसोम को किसकी आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। कम से कम आपके जो 6 से 7 प्रश्न आपके बन सकते हैं। क्या 6 से 7 प्रश्न आपके अलग अलग तरीके से जो पूछे जा सकते हैं, वो सभी यहाँ पर हमने एक जगह उनके आंसर बता दिए, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं और बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए केवल समसूत्रण, ऑप्शन बी आपका केवल अर्धसूत्री विभाजन, या ऑप्शन सी आपका माइटोसिस या मियोसिस दोनों, या ऑप्शन डी आपका न समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, केवल समसूत्रण। शरीर की जो मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष क्या, इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। और आपको बता दें, जो आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, इस तरह से ही इसका जो पूरा सिस्टम है वो चलता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। उसके इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। किस में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। किसका, इस प्रकार की कोशिकाओं का विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। किस में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इसे परोक्ष कोशिका किसे कहते हैं, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है। ऑप्शन ए ओस्टियोसाइट्स, ऑप्शन बी क्रोमेटोफोर, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी आपका लिम्फ कोशिकाएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी न्यूरॉन। एक पशु की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है, तो न्यूरॉन है। आपको बता दें कि जो ये न्यूरॉन कोशिका है, क्या न्यूरॉन कोशिका जानवरों की सबसे बड़ी, यानी ये कोशिका है जानवरों की सबसे बड़ी जो न्यूरॉन तंत्रिका है, ये यानी तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। क्या है ये तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। क्या है, ये तंत्र में स्थित उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान, मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान, मस्तिष्क के सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है, और विश्लेषण करना है। क्या है, मस्तिष्क के सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है।
आपसे यदि ये पूछा जाता है एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है, तो न्यूरॉन है। और आपसे ये पूछा जाता है कि एक पशु के मस्तिष्क में जैसे जो आदान प्रदान जैसे किया जाता है तो किसके द्वारा, तो न्यूरॉन के ही द्वारा किया जाता है। और आपने यदि अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो उनकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आपके रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी रेलवे बोर्ड के द्वारा तो सबसे पहले आपको अपने इसी YouTube चैनल पर उसकी न्यूज़ मिलेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा जल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो क्या है? जल है। क्या? जल है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु कौन सा है, तो जल है। बता दें कोशिका, क्या कोशिका के भीतर जो संरचना होती है, जो कोशिका के भीतर संरचना होती है वो किस तरीके से यानी होती है, तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपका क्या होता है, तो केंद्रक एवं केंद्रिका। क्या? एवं केंद्रिका। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी चीज़ें हैं, तो आप अपनी नोटों में साथ के साथ लिखते जाएं। जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या क्या होता है तो वो भी अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो इसे आप अपनी नोटों में लिखते जाएं। दूसरा आपका जीव द्रव्य, उसके अलावा आपका जीव द्रव्य के अलावा गोल्जी काय, उसके अलावा आपका कड़ाभसूत्र, उसके अलावा आपका अंतर्द्रव्य जालिका, उसके अलावा आपका होता है गुणसूत्र, उसके अलावा आपका होता है राइबोसोम, उसके अलावा आपका होता है सेंट्रोसोम के अलावा आपका होता है लवक। क्या होता है? लवक। ये सभी आपके यानी किसकी संरचना में होते हैं, तो ये केंद्रिका, जीवद्रव्य, गोल्जिकाय, कड़ाभसूत्र, अंतर्द्रव्य जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और लवक, ये सभी किसमें, तो कोशिका की संरचना में ये होते हैं। जो जीव द्रव्य होता है, क्या? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में कितना क्या पाया जाता है, तो आपको बता दें लगभग 80%, कितना? 80% प्रोटीन, उसके अलावा आपका 15% वसा, उसके अलावा आपका 3% कार्बोहाइड्रेट, उसके अलावा आपका 1% अकार्बनिक लवण, 1% अकार्बनिक क्या होते हैं? लवण। उसके अलावा आपका क्या होता है? अकार्बनिक लवण के अलावा तो आपका 1% आपका क्या होता है? ये अकार्बनिक लवण होता है। तो आपसे यदि ये पूछा जाता है कि जीव द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, तो लगभग 80% आपका प्रोटीन पाया जाता है, 15% वसा, 3% कार्बोहाइड्रेट और 1% अकार्बनिक लवण ये पाया जाता है। किसमें? तो जीव द्रव्य में। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट जितने भी बन सकते थे वो सभी हमने यहाँ पर आपको बताए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7।
कोश का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी विषाणु। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी विषाणु। किसमें? कोश का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाए जाते? तो विषाणु में नहीं पाए जाते हैं। आपको बता दें, पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने, किसने? रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका का निर्माण, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, कब? 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। किया कि कोशिका विभाजित होती है। तो ये पूछा जाए कि किसने कहा था कि कोशिका विभाजित होती है, तो आप आंसर लगाएंगे रुडोल्फ विर्चो ने। और ये कब? तो 1855 में। प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए जीव द्रव्य, ऑप्शन बी सूत्रकणिक, ऑप्शन सी केंद्रिका, ऑप्शन डी केंद्रक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो उत्तर सही होगा, वो आपका सही होगा ऑप्शन डी केंद्रक। कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक करता है। कौन करता है? तो केंद्रक करता है। आपको बता दें, कोशिका केंद्रक में कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ, अधिकांश आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन्स जैसे प्रोटीन की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए में संगठित होते हैं। अभी यहाँ पर हमने आपको प्रॉपर डिटेल से बता दिया है। जो आपके जितने भी प्रश्न जैसे बन सकते थे वो सभी हमने यहाँ पर बता दिए, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं और सभी प्रश्न सभी प्रश्न के उत्तर आप बहुत ही आसानी से बता पाएँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सील के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ऑप्शन ए टेलोफेज, ऑप्शन बी प्रोफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी मेटाफेज। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी, मेटाफेज। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल गुणसूत्र मध्य रेखा स्थित होते हैं, तो आपके मेटाफेज। यानी इस तरह से, किस तरह से, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या हैं, मेटाफेज हैं। और आपको बता दें कि जो ये सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी जीवित कायकों कोशिकाओं में होता है। किसमें, यानी जितनी भी जैसे जीवित कायक कोशिकाएं होती हैं उनमें ये होता है। आपको बता दें सूत्री विभाजन प्रक्रिया सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है। जीवधारियों का जनन होता है। क्या होता है, सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का क्या होता है, जनन होता है। एवं बहुकोशीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। क्या होता है, यानी जो जीवधारी हैं उनमें क्या होती है, बहुकोशिकीय, उनमें वृद्धि होती है। तो ये आपके जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाए हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लावोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, किस तरह का, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना रहती है। और इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ऑप्शन ए एंथोसायनिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी कैसेंथोफाइल्स। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, आपका ऑप्शन आपका ए एंथोसायनिन। क्या होगा, एंथोसायनिन सही होगा। पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लावोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। ये बहुत ही अच्छा यानी जो प्रश्न बन सकता है वो आपको यहाँ पर हमने बताया है कि एंथोसायनिन यानी किस किस में पाया जाता है। तो एंथोसायनिन क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका एंथोसायनिन किस में पाया जाता है, तो जामुन, प्याज, अनार, टमाटर, चोकोबेरी, ये इनमें पाया जाता है। एंथोसायनिन किस में पाया जाता है, जामुन, प्याज, अनार, टमाटर, चोकोबेरी, जिसे मतलब स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं, इसमें ये पाया जाता है। किस में पाया जाता है, यानी स्ट्रॉबेरी या चोकोबेरी भी कहते हैं, इसमें भी क्या पाया जाता है, तो एंथोसायनिन वर्णक पाया जाता है। क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है किसी शिफ्ट में कि जैसे जामुन में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो एंथोसायनिन पाया जाता है। क्योंकि अलग अलग तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। एक शिफ्ट में जैसे नॉर्मल प्रश्न पूछा जा सकता है, दूसरी शिफ्ट में उसी प्रश्न को अलग यानी भाषा बना के पूछा जा सकता है। एक प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। यदि आप इस तरह से समझ के चलेंगे तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और सभी प्रश्न के उत्तर आप बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। क्योंकि कोई इतना हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आप बता ना पाए, क्योंकि ये आपका 10th लेवल का ये आपका एग्ज़ाम है। इसमें केवल 10th लेवल तक ही आपका यानी सिलेबस रहता है, इसलिए बहुत हार्ड नहीं है। आराम से आप अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। बस ये है कि आप अच्छे से अभी समझ के चलें जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं।
और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें, जो ये कम से कम आपके 25 प्रश्न ये आने वाले हैं विज्ञान के, किसके, विज्ञान के, तो इन प्रश्नों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आप जो 25 ये प्रश्न आएंगे तो ये 25 नंबर के ही हैं। आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एक एक प्रश्न का महत्व होता है। एक प्रश्न आपका 1 नंबर के बराबर है, कितनी, 1 नंबर की, जबकि जब मेरिट चलती है तो 0.0010 इस तरह से भी यदि किसी अभ्यर्थी के नंबर कम रहते हैं तो भी वो कट ऑफ में नहीं आते। ये तो आपके 1 नंबर की बात हो रही है। इसलिए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को पूरी वरीयता दें और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में महत्व दें, क्योंकि एक एक प्रश्न से ही आपका यानी सब चीज़ अच्छी हो सकती है। जैसे एक कहावत है ना कि यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे एक एक नंबर से आपका एक अच्छा स्कोर बनेगा। इसलिए एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। अभी यदि आपको कोई भी डाउट है, यदि आप अच्छे से कोई भी प्रश्न नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको और अच्छे से बताएंगे। लेकिन आप अच्छे से समझें, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाना चाहिए। यदि इतने अच्छे से समझाने के बाद भी यदि गलत जाता है तो एक तरह से आप हमारा विश्वास तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम इस स्तर से जो मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, जो अच्छी तरह से दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, और फिर भी आप यदि प्रश्न का उत्तर गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे और अच्छे से आप अपना समय नहीं दे रहे। इसलिए आप अच्छे से समय दें और लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो और भी अपने इस YouTube चैनल से अभ्यर्थी जुड़ें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। क्योंकि कंपटीशन कब होता है, जब ज़्यादा अभ्यर्थियों के बीच हम अपना जैसे इस तरह के आंसर देते हैं और भी अभ्यर्थी देते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि हमारी किस लेवल की तैयारी है। तो अपने परिवार पर काफ़ी अभ्यर्थी पहले से मौजूद हैं और भी जुड़ रहे हैं लगातार, और आप भी यानी जोड़ें, जिससे क्या है कि एक अच्छा लेवल का कंपटीशन हो पाएगा और उससे आपको ये पता चलेगा कि अभी हमारी किस लेवल की तैयारी है। और आपको बता दें कि अपने इस YouTube चैनल पर बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है, जिससे आपका कम समय खर्च हो, ज़्यादा जानकारी मिल पाए। क्योंकि पढ़ने को तो बहुत सी किताबें, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं है, आपके पास बहुत कम समय है और उतने समय में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको सही और सटीक जानकारी कम समय में पढ़नी होगी, जो अपने इस YouTube चैनल पर लगातार पढ़ाई जा रही है। इसलिए लगातार जुड़े रहें, और यदि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।